नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के झूठ की खुली पोल की, पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की, देखेंगे कैसे अखिलेश के बयानों से चौतरफा घिरी बीजेपी, कर्नाटक सरकार के फैसले से बढ़ती चुनाव आयोग की मुश्किलों को, जानेंगे धनखड़ को लेकर हुआ क्या खुलासा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे देश की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक, पोस्ट की गई पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें, साइबर अपराध पुलिस की मदद से अकाउंट हुआ रिकवर। खराब मौसम के चलते रोड से अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, आम आदमी पार्टी ने कसा तंज, कहा टूटे हुए रोड, खराब सफर, गाड़ियों की मरम्मत का खर्च और शरीर की तकलीफ जनता सालों से भुगत रही। एसआईआर से जुड़े सभी काम 30 सितंबर तक निपटाएं, चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए निर्देश। आयोग का मकसद मतदाता सूची से विदेशी घुसपैठियों को हटाना और पारदर्शिता बढ़ाना। अमेरिका के H-1B वीजा नियम में हुए बदलाव का एयरलाइंस कंपनियों ने उठाया फायदा, 45,000 रुपए वाला टिकट किया 2 से 3 लाख रुपए का, आपदा में तलाशा अफसर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष की यात्राओं को मिल रहे जन समर्थन से एनडीए को इस बार के बिहार चुनाव में अपनी हार पहले ही नजर आने लगी है, और इसलिए अब वो विपक्ष को लेकर भ्रम फैलाने की किस तरह नाकाम कोशिश कर रही है, उसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। राहुल की यात्रा के बाद अब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, लेकिन अब आरजेडी ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए किस तरह तिलमिलाया हुआ है, इसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे समर्थन के बीच एनडीए ने पीएम की मां को अपशब्द देने वाला मुद्दा चलाने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। वहीं अब 20 सितंबर को पूरी हुई तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए का इल्जाम है कि मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे शेयर करते हुए बीजेपी के गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित तमाम नेताओं ने आरजेडी को घेरने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। पहले वो वीडियो देखिए, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से शेयर किया गया था। लेकिन बीजेपी की इस साजिश का भांडाफोड़ भी तुरंत हो गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सभा का ओरिजिनल वीडियो शेयर कर बता दिया कि वो वीडियो एडिटेड था, जिसमें ऑडियो अलग से जोड़ा गया था। इसको लेकर एक यूजर ने लिखा, तेजस्वी यादव की सभा का ओरिजिनल वीडियो ये रहा, जूम किया हुआ है, बैकग्राउंड का नॉइज भी अच्छे से सुन लो। तुम्हारा जो वीडियो है उसमें क्लियर पता चल रहा है कि मोदी को अपशब्द बोलता हुआ साउंड कहीं से उठाकर और वॉल्यूम बढ़ाकर जोड़ा गया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने लिखा, बिहार चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपादित और भ्रामक वीडियो का एक बार पुनः सहारा लेना हताशा का स्पष्ट संकेत है। चुनाव जवाबदेही के क्षण होते हैं, जहां पार्टियां अपने रिकॉर्ड, दृष्टिकोण और विचारों को जनता के सामने रखती हैं। इसके बजाय हम जो देख रहे हैं वो एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, जो भड़काने, गुमराह करने और ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। जब सत्ता में बैठी कोई पार्टी अपने विशाल संसाधनों के साथ संवाद के बजाय तोड़ मरोड़ में निवेश करना चुनती है, तो यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि असुरक्षा को उजागर करता है। यानी एक बार फिर बीजेपी और पूरे एनडीए की इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश फेल हो गई है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष की दोनों यात्राओं को लेकर मिले समर्थन से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है और उसे बिहार चुनाव में अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब वो इस तरह की भ्रामक वीडियो फैलाकर विपक्ष की छवि खराब करना चाहती है। लेकिन अब उसकी इस कोशिश के नाकाम होने के बाद बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है। बीजेपी आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। अब बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो जीएसटी में हुए बड़े बदलाव के मामले में भी बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव किए हैं, जो 22 अक्टूबर से लागू होंगे। इसे लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जीएसटी में हुए बदलाव के फायदे बताए। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किए, लेकिन अब पीएम मोदी इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 21 सितंबर की शाम 5 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने आए और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार के फैसले को जनता के लिए तोहफा बताया।
इसके साथ ही अपने पूरे संबोधन में किसी और मुद्दे पर बात ना कर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के दावे पर मोहर लगा दी। दरअसल पीएम के संबोधन से पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि क्या पीएम मोदी ट्रंप के भारत पाक युद्ध विराम के दावों और H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस पर बात करेंगे या फिर नए GST रेट पर वही पुरानी बात दोहराएंगे। और जैसा कांग्रेस ने कहा था वैसा ही हुआ। पीएम ने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही GST बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने एक बार फिर अपने इस फैसले के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि हर कोई जानता है कि इसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा था। फैसला सामने आते ही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 2 पुराने ट्वीट्स वायरल हो गए थे, जिसमें से 8 साल पुराना तो दूसरा 9 साल पुराना ट्वीट था। लेकिन अपने संबोधन में इस फैसले का पूरा क्रेडिट लेते हुए पीएम ने कहा कि अब गरीबों की भी बारी है, इन्हें डबल बोनांजा मिल रहा है। GST कम होने से उनके लिए घर बनाना, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर में कम खर्च करना होगा। घूमना फिरना भी सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 5% और 18% ही रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, या तो टैक्स फ्री होंगी या 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने GST लागू करने को एकदम सही फैसला भी बता दिया। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स का सपना साकार हुआ। रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए GST के नए रिफॉर्म लागू हो रहे हैं। यानी जैसा कि सोचा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और पीएम ने किसी और मुद्दे पर बात नहीं की। एक बात तो साफ है कि GST में जो बदलाव हुए हैं वो विपक्ष के दबाव में हुए हैं। राहुल गांधी ने तो सरकार को खुली चुनौती दे रखी थी कि GST के 2 स्लैब ही बचेंगे, और वो ही मोदी सरकार ने अब कर दिया है। GST में बड़ा बदलाव हुआ है तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी यूपी में 400 दिन बाद बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार में झूठे मुकदमे, ईवीएम में धांधली और टैरिफ पर पीएम की चुप्पी सहित तमाम मुद्दे उठाए। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर भेदभाव, अन्याय और झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है और अब उसका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके पास अब लगभग 400 दिन ही बाकी हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ईवीएम के मुद्दे पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे चुनावों में धांधली होती है और अब तो धांधली करने वालों की पोल भी खुलने लगी है। इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश बात पूरी नहीं करने दे रहे। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। इसके साथ ही अखिलेश ने भारत अमेरिका के संबंधों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश से हमारे संबंध और अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन बिगड़ते जा रहे हैं। टैरिफ लगा दिया गया। लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। अखिलेश के इन बयानों से बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। अखिलेश के बीजेपी सरकार पर लगातार हमलों को कहीं न कहीं पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं। अब अखिलेश के इन हमलों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। अखिलेश के हमले से बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, तो राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 18 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने वोट चोरी के नए खुलासे किए, जिसमें कर्नाटक की एक सीट भी शामिल है। और अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या है वो फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा किया है। इस बार उन्होंने कर्नाटक आलंद विधानसभा सीट पर वोट काटने की चालाकी का खुलासा किया है, जिसके सबूत भी उन्होंने पेश किए। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कलबुर्गी जिले के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए एक SIT यानी विशेष जांच दल का गठन किया। इसका नेतृत्व CID करेगी। SIT में पुलिस अधीक्षक स्तर के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। मामले की गहन जांच के लिए आलंद विधायक BR पाटिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि 256 मतदान केंद्रों पर 6670 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए थे। एक सरकारी आदेश में विधायक ने बताया कि चुनाव अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए सत्यापन से पता चला कि 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।
जिनमें से केवल 24 ही वैध पाए गए। बाकी 5,994 आवेदन कथित तौर पर अलग अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके संबंधित मतदाताओं की जानकारी के बिना और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किए गए थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 2023 के चुनावों के दौरान आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे थे। एसआईटी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2U के तहत पुलिस थाने को अधिकार दिए गए हैं और उसे कर्नाटक भर में सभी संबंधित मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। कांग्रेस के फैसले से चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ सकती है तो जगदीप धनखड़ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। इस्तीफे के 2 महीने बाद धनखड़ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या खुलासा किया अभय सिंह चौटाला ने और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने धनखड़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। INLD प्रमुख ने धनखड़ के स्वास्थ्य की जानकारी दी और कहा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से काफी परेशान थे। उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसके बाद मैंने उनको फार्म हाउस में आकर रहने की अपील की थी और जब उनसे सवाल किया गया कि धनखड़ किस तरह अपना समय बिताते हैं, इस पर अभय चौटाला ने कहा कि धनखड़ फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो सुबह शाम टेनिस खेलकर अपना समय बिताते हैं। इसके अलावा वो फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल में भी हुनर आजमाते हैं। इसके अलावा अभय सिंह ने धनखड़ के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि जगदीप धनखड़ के साथ चौटाला परिवार का 40 साल पुराना सामाजिक रिश्ता है। वो परिवार के सदस्य हैं। धनखड़ साहब जब तक चाहें फार्म हाउस में रह सकते हैं क्योंकि ये उनका अपना घर है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अभय ने इसे एक साजिश बताया। तब उन्होंने दावा किया था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। एक्स पर एक पोस्ट में अभय ने किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती जो किसानों और उनके कल्याण की बात करता है। धनखड़ ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि मोदी शाह नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। चौटाला के बयान से साफ होता है कि जगदीप धनखड़ सरकार के दबाव में है। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अभय चौटाला के बयान ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर भी बने हुए हैं। विपक्षी आरोप लगाता आ रहा है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और अब इसी मुद्दे पर CJI BR गवई का बड़ा बयान सामने आया है। CJI ने न्याय प्रणाली से जुड़े मुद्दों को उठाया है। तो क्या कुछ कहा CJI ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। CJI BR गवई के एक बयान ने विपक्ष की बात पर मोहर लगा दी है। CJI ने न्याय प्रणाली से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा, न्यायाधिकरणों के कुछ गैर न्यायिक सदस्य सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से कतराते हैं। इनमें आमतौर पर पूर्व नौकरशाह होते हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल न्यायालयों से अलग होते हैं क्योंकि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक खास जगह रखते हैं और उनके कई सदस्य प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं जबकि अन्य न्यायपालिका से आते हैं। ये विविधता एक ताकत है। इसके साथ ही CJI ने ऐसे सदस्यों से इस बारे में विचार करने की अपील की। CJI ने अपने बयान से ऐसे लोगों पर निशाना साधा है जो सरकार के हक में काम करते हैं। उनके इस बयान से साफ है कि अधिकारी सरकार के दबाव में हैं। वो सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने से डरते हैं, जिस पर CJI ने साफ कह दिया है कि पैसे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, काम से करनी चाहिए। बीते कुछ वक्त में ट्रिब्यूनल की तरफ से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों के बीच CJI का जो बयान सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि CJI ने भी विपक्ष के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की। क्या अब लोकसभा सांसद और विधायक बनने के लिए मिनिमम एज 25 से घटकर 21 साल हो जाएगी? दरअसल संसद की एक स्थायी समिति ने कानून मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र को घटाने की सिफारिश की गई है। तो किस मकसद से बनाई गई है ये रिपोर्ट और देश की राजनीति पर क्या होगा इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए संसद की एक स्थायी समिति ने कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो ये कई युवाओं के लिए राजनीति में जल्दी कदम रखने का रास्ता खोल देगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में युवाओं को मौका देने का समर्थन किया है। दरअसल मौजूदा वक्त में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल है।
ऐसे में ये तर्क दिया जा रहा है कि जब शादी करने की कानूनी उम्र 21 साल है और 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लोग देश के नागरिक के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो फिर उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का मौका क्यों ना मिले। हालांकि चुनाव आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद इस बदलाव की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बृजलाल कर रहे हैं और केंद्र सरकार के पास इस कानून को पास करने के लिए पर्याप्त बहुमत है। ये कदम उन युवाओं के लिए एक मौके की तरह हो सकता है जो राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद देश की राजनीति में क्या बदलाव आता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।